is Navneet Kaur and welcome back to my channel. I hope you all are preparing well for your exam. So guys, जैसा कि आपको पता है कि UGC नेट का एग्ज़ाम कॉमर्स सब्जेक्ट में आने ही वाला है। 17 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनके लिए वीडियो आज की बहुत ज़्यादा यूज़फुल एज वेल एज इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 50 हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर NTA NET JRF कॉमर्स। यस, आपके कॉमर्स पेपर में 50 हाईली प्रोबेबल क्वेश्चंस कौन से हैं जिनके आने के पूरे चांसेस है एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं 17 अक्टूबर को या फिर जो फर्दर सेशंस में एग्जाम देंगे उनके लिए भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एज वेल एज इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनके आने के पूरे चांसेस हैं। तो गाइज, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके उन 50 टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एंड उन 50 टॉपिक्स को लेकर मैंने एक क्विक रिवीजन सीरीज़ भी लॉन्च की है जिसमें मैं उन सभी टॉपिक्स को कवर कर रही हूं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ज़रूर जाकर देख सकते हैं, अपने सारे टॉपिक्स को, अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को वहां से क्लियर कर सकते हैं। फाइन गाइस, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी आपके लिए। एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। सो आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है इन 50 क्वेश्चन का, ठीक है। सो गाइज, इन क्वेश्चंस को सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करने की ट्राई करना, ये देखना कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस को सिंपली डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो बिफोर मूविंग फर्दर, दिस इज समथिंग अबाउट मी विच यू कैन जस्ट रीड आउट. Also guys, you can connect with me on Instagram and Facebook, as well as you can join my Telegram channel for daily doses of practice questions, previous year questions and updates regarding UGC NET exam. The link is provided in the description box. Fine, so without any further delay, let's get started. So question number 1. Which of the following is not a characteristic of non-probability sampling methods? तो आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का। तो गाइस, सैम्पलिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी एज वेल एज नॉन प्रोबेबिलिटी, कितने टाइप्स हैं उनके, उन सभी के टाइप्स, सभी टाइप्स का मीनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक कौन सा यहाँ पर नहीं है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल, सैंपल्स आर सिलेक्टेड ऑन अ नॉन रैंडम बेसिस। यस, ये होता है क्योंकि नॉन रैंडम बेसिस पे यहाँ पर सैंपल सिलेक्ट होते हैं। बायसनेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर इज इन्वॉल्व, करेक्ट, इन्वेस्टिगेटर की बायसनेस होती है। साइंटिफिक मेथड, नो, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड साइंटिफिक मेथड नहीं होते बिकॉज यहाँ पर सैंपल जो है वो रैंडमली सिलेक्ट नहीं होते। लास्टली, कोटा सैम्पलिंग मेथड इज वन ऑफ इट्स टाइप। येस, दिस इज करेक्ट, कोटा सैम्पलिंग मेथड जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का एक टाइप है। फाइन, सो यहाँ पर हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट 3। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत एक्सपेक्टेड है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने के। तो आपको बताना है कि यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है रिगार्डिंग बेसल नॉर्म्स। Firstly, Basel norms were issued for regulating the securities market. This statement is wrong because Basel norms जो है वो securities market को नहीं बल्कि बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। सेकेंड, 3 sets of Basel norms have been prescribed by the Basel committee. Right, 3 sets अब तक प्रिस्क्राइब हो चुके हैं, Basel 1, Basel 2 and Basel 3. थर्ड इज Basel 1 वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1988, करेक्ट, 1988 में सबसे पहले Basel 1 नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्टली, द सेक्रेटरीट ऑफ Basel कमेटी इज लोकेटेड एट BIS, दैट इज बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। तो Basel कमेटी जो है जिसने Basel नॉर्म्स प्रेस्क्राइब किए हैं उसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ लोकेटेड है, BIS में, ठीक है। BIS क्या है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जिसका हेड क्वार्टर्स कहाँ पर है, बेजल में। बेजल क्या है, सिटी इन स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो इसीलिए इस कमेटी का नाम भी क्या है, बेजल कमेटी। सो गाइज, बेजल कमेटी जो है, बेजल नॉर्म्स जो है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जो बैंकिंग यूनिट है उससे ये टॉपिक बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट स्टेटमेंट, जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 1, बिकॉज ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट इज
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको यहाँ पर लिस्ट 1 में गिवन है स्टॉक टर्नओवर रेशो, डेट इक्विटी रेशो, एसेट टेस्ट रेशो एंड डेट सर्विस कवरेज रेशो। लिस्ट 2 में आपको गिवन है सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो। तो यहाँ पर डिफरेंट रेशोज गिवन है एंड लिस्ट 2 में उनकी डिफरेंट कैटेगरीज गिवन है। आपको करेक्ट रेशो को उसकी करेक्ट कैटेगरी के साथ मैच करना है। सो गाइज रेशोज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी टाइप के रेशोज़, चाहे वो सॉल्वेंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, एक्टिविटी है, लिक्विडिटी रेशोज़ है, सभी रेशोज़ आपको अच्छे से आने चाहिए अलॉन्ग विद देयर फॉर्मूलाज। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, बस टॉपिक आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक रेशोज़ अच्छे से आपको करना है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टॉक टर्नओवर रेशो कौन सा रेशो होता है, ये एक्टिविटी रेशो होता है, सो 1 मैचेस विद सी। डेट इक्विटी रेशो कौन सा होता है, सॉल्वेंसी रेशो, 2 मैचेस विद ए। एसेट टेस्ट रेशो कौन सा होता है, लिक्विडिटी रेशो, जिसे आप क्विक रेशो भी कहते हैं, एसेट टेस्ट रेशो को हम क्विक रेशो भी कहते हैं। एंड लास्टली डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये कौन सा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज Which of the following statements are correct in relation to a normal distribution? तो normal distribution का जो टॉपिक है ये आपका स्टैटिस्टिक्स वाली यूनिट से आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिकल एंड पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। सो देखो गाइज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बेल शेप कर्व जो होता है वो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छे से करना, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आता है क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। तो येस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसका एक ही मोड होता है, एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी ये, ठीक है। तो क्या है करेक्ट। सेकेंड, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, नो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट नहीं बल्कि कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड इज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, येस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है, मींस यहाँ पर जैसे ग्राफ में देख सकते हो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है कि जो मिड वैल्यू होती है ग्राफ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, जो कि पार्ट्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 50% ऑन लेफ्ट एंड 50% ऑन राइट, ठीक है। तो सिमेट्री में होता है ये। लास्टली पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, नो, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्री में होता है तो वहाँ पर स्क्यूनेस का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। जहाँ सिमेट्री होती है वहाँ स्क्यूनेस नहीं होती, जहाँ स्क्यूनेस होता है वहाँ सिमेट्री नहीं होती, तो पॉजिटिवली स्क्यूड नहीं है। तो हमें बताना करेक्ट कौन कौन सी करेक्ट है, ए करेक्ट है एंड सी करेक्ट है। तो ए एंड सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 में, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट है। फाइन, नेक्स्ट, Which of the following institutions are also known as Bretton Woods Sisters? Very important topic. Bretton Woods Sisters यहाँ से कौन से institutions हैं जिन्हें कहा जाता है। तो देखो गाइज ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, और उस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया था कि 2 इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाएगा ताकि जो कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से अफेक्ट हुए हैं उन कंट्रीज़ को बचाने के लिए, उनकी इकॉनमी को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए 2 इंस्टीट्यूशंस को बनाने के बारे में सोचा गया था, एक था IBRD दैट इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड सेकेंड वॉज IMF। तो इन 2 इंस्टीट्यूशंस को उस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में बनाने के बारे में डिसाइड किया गया था। तो ये 2 इंस्टीट्यूशंस एक साथ ही बने थे, इसलिए इन इंस्टीट्यूशंस को हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स या फिर ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज IBRD एंड IMF। फाइन, नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन है, आपको बताना है इनमें से करेक्ट और इनकरेक्ट कौन सी है, फिर यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1, U test is used to compare 2 independent samples, especially when the sample size is small and the population is not normally distributed। तो ये क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है, स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो बिजनेस स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथड्स की यूनिट है वहाँ से ये टॉपिक है। तो गाइस जितने भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, चाहे वो पैरामीट्रिक हैं या फिर नॉन पैरामीट्रिक है, ठीक है, T टेस्ट, Z टेस्ट, F टेस्ट, अनोवा, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है, पूरे चांसेस है इस बार भी आएगा। तो स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं कि U टेस्ट जो होता है उसे यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए 2 इंडिपेंडेंट सैम्पल्स को। कब,
when the sample size is small and population is not normally distributed. So this statement is correct because U test एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है जो तब अप्लाई होता है जब आपकी पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती एंड सैम्पल साइज स्मॉल होता है. ठीक है, तो दो सैम्पल्स को कंपेयर करने के लिए यू टेस्ट को यूज़ किया जाता है. यू टेस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैन विटने यू टेस्ट. राइट, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो गई? करेक्ट. स्टेटमेंट 2 क्या है? टी टेस्ट इज अ ट्रू पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ यू टेस्ट. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज यू टेस्ट का पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट कौन सा होता है? टी टेस्ट. मीन्स टी टेस्ट और यू टेस्ट दोनों सेम होते हैं, बस टी टेस्ट क्या होता है? पैरामीट्रिक. एंड यू टेस्ट कौन सा होता है? नॉन पैरामीट्रिक. मीन्स टी टेस्ट के केस में पॉपुलेशन जो होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यू टेस्ट के केस में नहीं होती. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3. क्लियर. नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू द फॉरेन मार्केट आर रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल द हाईएस्ट. तो आपको बताना है कि यहाँ से जो डिफरेंट मोड्स हैं फॉरेन मार्केट में एंटर करने के, किस में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होता है रिस्क का एज वेल एज प्रॉफिट का. ठीक है, तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं. तो देखो, जॉइंट वेंचर, डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग. तो देखो, जॉइंट वेंचर में क्या होता है? जब दो फर्म्स मिलकर कोई किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो दे जॉइन देयर हैंड्स, तो वो होता है जॉइंट वेंचर. ठीक है, दोनों के पास अपनी अपनी स्किल्स होती हैं, तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए वो क्या करते हैं? दे मेक अ जॉइंट वेंचर. अब जॉइंट वेंचर में क्या होता है? सब कुछ जॉइंट होता है. रिस्क होगा वो भी शेयर किया जाएगा फर्म्स में, प्रॉफिट होगा वो भी शेयर किया जाएगा, तो वहाँ पर रिस्क और प्रॉफिट हाईएस्ट नहीं होता. एक्सपोर्टिंग, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, वहाँ पर भी रिस्क और प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं होता. वाई? बिकॉज एक्सपोर्टिंग में क्या होता है? आप एक्सपोर्ट करते हो बाहर जो भी आपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए. इन केस इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती, तो उसमें क्या होगा कि आपको इतना लॉस नहीं होगा बिकॉज आप उस प्रोडक्ट को फिर अपने डोमेस्टिक मार्केट में वापस सेल कर सकते हो. ठीक है, तो वहाँ पर इतना नहीं होता रिस्क. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रिस्क और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? फॉरेन मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, कोई कंपनी स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे आपका सारा पैसा लगा होता है. अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो रिस्क भी आपको सारा बियर करना पड़ेगा. अगर बिजनेस अच्छा चल गया तो प्रॉफिट भी वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड रिस्क पोटेंशियल कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में. सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 3. फाइन. ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल फॉर अ नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट. तो देखो गाइज, इनकम टैक्स में आपका जो भी जितने भी टाइप्स के रेजिडेंट होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी हो गया, नॉन ऑर्डिनरी हो गया या फिर नॉन रेजिडेंट्स, इन सभी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि किस केस में कोई पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है या फिर नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनता है या फिर नॉन रेजिडेंट बनता है. एंड उनका जो टैक्स इंसिडेंस है, मीन्स कौन कौन सी इनकम उनके लिए टैक्सेबल है, वो सारी आपको अच्छे से करनी है. तो इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इनमें से कौन सी इनकम जो है वो टैक्सेबल होगी. ठीक है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया. तो देखो, इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी है, उससे जो इनकम हो रही है वो कौन सी होती है? इंडियन इनकम. तो इंडियन इनकम जो है वो तो टैक्सेबल सभी के लिए होती है, चाहे वो कौन सा भी रेजिडेंट हो. ठीक है, तो ये होगी टैक्सेबल. सेकेंड इज इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन यूएस कंट्रोल्ड फ्रॉम यूएस. तो ये क्या है? एक फॉरेन इनकम है, और फॉरेन इनकम नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होती. सिर्फ उस केस में ही टैक्सेबल होती है जहाँ पर जो इनकम है वो बिज़नेस से अर्न हो रही है, बिज़नेस बाहर लोकेटेड है लेकिन कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है? बिज़नेस बाहर है, कंट्रोल भी बाहर से ही हो रहा है, तो इसलिए ये वाली इनकम जो है नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, नॉन टैक्सेबल होगी. ठीक है. थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ एन इंडियन कंपनी. इंडियन कंपनी में से जो डेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसकी इनकम क्या है? इंडियन इनकम है, तो ये भी क्या होती है? टैक्सेबल होती है. लास्टली, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चरल इनकम भी इंडियन इनकम है, बट ये क्या होती है? एग्जाम्प्ट होती है. ठीक है, तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल हो गई फिर एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए? फर्स्ट वाली एंड थर्ड वाली. ठीक है, सो ए एंड सी कहाँ पर है? ऑप्शन 1 में. सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट इज agreement which restricts or is likely to restrict by any method the persons or classes of persons to whom goods are sold or from whom goods are bought is. आपको यहाँ पर agreements given है. exclusive distribution agreement, tie and arrangement, refusal to deal and exclusive supply agreement. आपको बताना है इनमें से किसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है.
तो देखो वो वाला एग्रीमेंट जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि किन पर्सनस को गुड्स बेचे जाएंगे और किन पर्सन से गुड्स परचेज किए जाएंगे, ऐसा जो अग्रीमेंट होता है उसे हम कहते हैं रिफ्यूज़ल टू डील। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो जितने भी अग्रीमेंट्स हैं ये सारे क्या है? एंटी कम्पेटिटिव अग्रीमेंट्स अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, तो डिफरेंट क्या है? एंटी कम्पेटिटिव अग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि टाई इन अरेंजमेंट हो गया, एक्सक्लूसिव सप्लाई अग्रीमेंट, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन अग्रीमेंट एंड रीसेल प्राइस मेंटेनेंस। तो कॉम्पिटिशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। तो ये कुछ एग्रीमेंट्स है एंटी कम्पेटिटिव एग्रीमेंट्स जो कि कंपटीशन एक्ट के अंडर जिनके बारे में बताया गया है, और ये कहा गया है कि कोई भी अगर एंटरप्राइज इन अग्रीमेंट्स में एंटर होता है तो माना जाएगा कि वो कंट्रावेंशन कर रहा है इन अग्रीमेंट्स का, एंड ये माना जाएगा कि जो भी एंटरप्राइज इन अग्रीमेंट्स में एंटर करता है वो क्या कर रहे हैं? एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं कंपटीशन को। ठीक है, तो अगर ऐसा माना गया तो फिर वो इन अग्रीमेंट्स में एंटर नहीं कर सकते। तो एंटी कम्पेटिटिव अग्रीमेंट्स ये सारे क्या हैं, इन सभी का मीनिंग आपको यहाँ मेंशन है, एक बार इनको रीड आउट कर लेना, क्योंकि पेपर में इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक पर्टिकुलर अग्रीमेंट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फाइन, सो कॉम्पिटिशन एक्ट भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक फंक्शन ऑफ WTO। तो WTO इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके फीचर्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड इसके फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो आपको यहाँ बताना है कि WTO का इनमें से कौन सा बेसिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है। तो देखो, जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज़ टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये वाला जो फंक्शन है ये WTO का नहीं है। देखो WTO का काम क्या है? टू प्रमोट फ्री ट्रेड। ठीक है, फ्री ट्रेड और कौन सा? इंटरनेशनल ट्रेड। कैसे? बाय एलिमिनेटिंग टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। तो बैरियर्स को हटाकर ट्रेड को प्रमोट करने का काम किसका है? WTO का। बट WTO का काम एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ नहीं है, ये एक्चुअली किसका फंक्शन है? IMF का। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम क्या होता है कि जो भी उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जो भी मॉनेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, यानी उनकी जो भी मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको वो सॉल्व करता है। एंड जो जिस भी कंट्री को इंपोर्ट्स करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इंपोर्ट्स की पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, उनको वो उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ताकि वो इंपोर्ट्स की इजीली पेमेंट कर सके एंड इंटरनेशनल ट्रेड को एक्सपैंड किया जा सके एज वेल एज उसकी बैलेंस्ड ग्रोथ हो। ठीक है, तो बेसिकली IMF का काम है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड की एक्सपेंशन को फैसिलिटेट करता है एंड उसकी बैलेंस ग्रोथ को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो ये WTO का फंक्शन नहीं है। रिमेनिंग 3 फंक्शंस आर द फंक्शंस ऑफ WTO। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। फाइन, नेक्स्ट इज मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अगेन आपको लिस्ट 1 को मैच करना है लिस्ट 2 के साथ। लिस्ट 1 में क्या है? P वैल्यू, पावर ऑफ टेस्ट, टाइप 2 एरर एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लिस्ट 2 में आपको यहाँ से मैच करना है, नीचे से फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो ये टॉपिक आपका कहाँ से है? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स वाले यूनिट से। ठीक है, एंड इसका जो टॉपिक है वो क्या है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से आपको सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, इसके स्टेप्स क्या हैं। ठीक है, देन आपको P वैल्यू क्या होती है, पावर ऑफ टेस्ट, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? P वैल्यू क्या होती है? P वैल्यू इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो 1 मैचेस विद D। ठीक है, टेस्ट की वैल्यू आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो बताती है P वैल्यू। पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको रिजेक्ट करते हो, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है पावर ऑफ टेस्ट। तो सेकंड मैचेस विद A। टाइप 2 एरर क्या होता है कि जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स है एंड उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए, इट इज़ कॉल्ड एज टाइप 2 एरर। तो थर्ड मैचेस विद C। एंड लास्टली लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम टाइप 1 एरर भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है और उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, इट इज़ कॉल्ड एज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो 4 मैचेस विद B। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। फाइन गाइज, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्रीकल्चरल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्रीकल्चरल इनकम आइडेंटिफाई करना बहुत बार आता है, इस बार भी इसके आने के पूरे चांसेस हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इनकम जो है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। फर्स्टली, इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। तो देखो, एग्रीकल्चरल लैंड
पे अगर आपको रेंट की इनकम हो रही है वो तो होती है एग्रीकल्चरल इनकम, बट उस रेंट के एरियर पे अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती, ठीक है। सेकेंड इज इनकम रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। तो देखो कोई मनी लेंडर है, उसने मनी लेंड किया एंड उसको इंटरेस्ट की फॉर्म में पर्सन ने क्या दिया, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस दिया, मीन्स कोई क्रॉप दे दी, ठीक है। तो वो वाली जो इनकम होती है मनी लेंडर को जो इनकम हुई है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती, क्योंकि उसने मनी लेंड किया था, ठीक है। वहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से उसको इनकम नहीं हुई। थर्ड इज डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर। तो अगर कोई कंपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड है एंड वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है, तो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड की इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती, वो उनकी इन्वेस्टमेंट से इनकम आ रही है, उस इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाता। लास्टली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो अगर कोई फर्म एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है एंड उस फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं उन्होंने इस फर्म में कैपिटल लगाई है, तो उस कैपिटल पे जो उनको इंटरेस्ट की इनकम होती है वो एग्रीकल्चरल इनकम होती है, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, पार्टनर्स ने जो भी पैसा लगाया है वो सारा यूज़ कहाँ हो रहा है, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में। तो जो पार्टनर्स की इनकम होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर अगर उन्हें जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, फर्म को जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, हर पार्टनर को जो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो वो भी क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम। फाइन, सो यहाँ पर एग्रीकल्चरल इनकम कौन सी हो गई, स्टेटमेंट 4। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फाइन, नेक्स्ट इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। अगेन टू स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है करेक्ट और इनकरेक्ट, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रही है, SDRs is an international reserve asset which can only be held by IMF, its member countries and designated official entities। तो SDRs क्या होते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये स्कीम है जो IMF ने स्टार्ट की थी ताकि उसके मेंबर कंट्रीज़ को करेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो सके, ठीक है। तो ये SDRs की स्कीम है, ये एक तरह का क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, ठीक है। कंट्रीज़ के इंटरनेशनल रिजर्व्स को यहाँ पर सप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। तो ये वाली जो स्कीम है SDRs की, ये सिर्फ IMF, उसके मेंबर कंट्रीज़ और डेजिग्नेटेड ऑफिशियल एंटिटीज़ ही इसको यूज़ कर सकते हैं। SDRs को सिर्फ वो ही अपने पास रख सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड, वैल्यू ऑफ SDRs, सॉरी यहाँ पर SDRs आएगा। द वैल्यू ऑफ SDRs डिपेंड अपॉन अ बास्केट ऑफ 5 इंटरनेशनल करेंसीज विद यूरो बीइंग द रीसेंट एडिशन टू द लिस्ट। कह रहे हैं कि SDR की जो वैल्यू होती है इट डिपेंड्स अपॉन अ बास्केट ऑफ 5 इंटरनेशनल करेंसीज, जिसमें यूरो जो है अभी रिसेंटली ऐड हुई है। दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज 5 इंटरनेशनल करेंसीज तो हैं बट यूरो नहीं है जो भी रिसेंटली ऐड हुई है। जो रिसेंटली ऐड हुई है वो कौन सी है, चाइनीज़ रेनमिनबी, ठीक है। यूरो जो थी वो पहले से ही थी, जो रिसेंटली ऐड हुई है वो कौन सी है, रेनमिनबी। तो बाकी सारी करेंसीज कौन सी है, डॉलर, ठीक है, ब्रिटिश पाउंड, देन जैपनीज येन, यूरो एंड चाइनीज़ रेनमिनबी। तो ये 5 करेंसीज है, इनके बेसिस पे SDR की वैल्यू डिटर्मिन होती है, बट चाइनीज़ रेनमिनबी ऐसी है जो अभी रिसेंटली ऐड हुई है। तो दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट इज रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो कैन बी मिनिमाइज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि पोर्टफोलियो रिस्क कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो देखो कोई भी पर्सन है, अगर अपने पैसे को वो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, तो उसका जो सिक्योरिटीज़ का जो पोर्टफोलियो बनता है वहाँ पर उसका रिस्क को वो कैसे मिनिमाइज कर सकता है, मीन्स कैसे वो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करे कि उसका रिस्क मिनिमम हो सके, ठीक है। कंबाइनिंग 2 सिक्योरिटीज हैविंग परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन इन देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, या फिर हैविंग परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, या फिर हैविंग पार्शली पॉजिटिव कोरिलेशन और हैविंग पार्शली नेगेटिव कोरिलेशन। तो देखो जब सिक्योरिटीज़ ऐसी हों कि उनका जो रिटर्न है वो ऐसा हो कि उनमें परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हो, उस केस में जो रिस्क होता है पोर्टफोलियो का वो मिनिमाइज़ किया जा सकता है। बिकॉज अगर एक सिक्योरिटी पे आपको लॉस हो रहा है उतना ही फिर आपको बेनिफिट मिलेगा दूसरी सिक्योरिटी पे, ठीक है। दोनों में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, मीन्स जितना लॉस यहाँ पर उतना ही बेनिफिट दूसरी सिक्योरिटी पे। तो इस तरह से जब आप सिक्योरिटीज़ को कंबाइन करेंगे तो आपके पोर्टफोलियो का रिस्क मिनिमाइज हो सकेगा। सो दैट इज़ वाई करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द इंफॉर्मेशन फॉर अ हाउस प्रॉपर्टी: म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट,
एंड आपको फाइंड आउट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना आ सकता है। इनकम टैक्स यूनिट से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते पेपर में, छोटी मोटी कैलकुलेशन वाले पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, म्यूनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करते हैं एंड इनमें से जो सी हायर वैल्यू होती है उससे लेते हैं। तो हायर वैल्यू कौन सी है, 5,50,000 की, ठीक है। आ गई वैल्यू। अब इसको आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, इन दोनों में से जो कम होगी उसे आप लोगे। कम कौन सी है, 5,30,000 की, इसे क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या आ गया आपका, एक्सपेक्टेड रेंट। अब इस एक्सपेक्टेड रेंट को आप कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट के साथ, और जो हायर होगा वो ही होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इन दोनों में से हायर वैल्यू कौन सी है, 4,50,000, और एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था, 5,30,000। तो 5,30,000 हाईएस्ट है, इट मीन्स GAV क्या हो जाएगी हाउस प्रॉपर्टी की, 5,30,000, ठीक है। तो इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी आ सकती है। सो इम्पॉर्टेंट है ये। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स वाली यूनिट से आपका ये टॉपिक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है ये आपका कॉमर्स के पेपर के लिए। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व की जो नहीं है बेसिक प्रॉपर्टी। इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, सेटिस्फैक्शन को डिनोट करते हैं एंड कुछ इस तरह से इनका ग्राफ होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या है प्रॉपर्टी, इंडिफरेंस कर्व्स हैव अ नेगेटिव स्लोप। तो यस, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका नेगेटिव स्लोप होता है, करेक्ट है। सेकेंड, इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं करते, वो कुछ इस तरह से बनते हैं। अगर आप दो इंडिफरेंस कर्व्स को बनाते हो, ठीक है, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करते, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड, इंडिफरेंट कर्व्स ऑफ इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स आर कनकेव टू द ओरिजिन। तो देखो इंडिफरेंस कर्व जो है वो कनकेव नहीं है बल्कि क्या है, कन्वेक्स। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी शेप क्या है, कन्वेक्स। अगर कनकेव होते तो इनकी शेप कुछ ऐसे बनती, ठीक है, कनकेव टू द ओरिजिन। बट ये क्या है, कन्वेक्स, तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग। लास्टली, अपर इंडिफरेंट कर्व्स इंडिकेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो येस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बिकॉज हायर द लेवल ऑफ हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर सेटिस्फैक्शन लेवल। तो जितना ज़्यादा हायर होगा आपका इंडिफरेंस कर्व उतना ही ज़्यादा वो सेटिस्फैक्शन लेवल देगा। जैसे यहाँ पर IC2 जो है, ये वाला जो आपका इंडिफरेंस कर्व है, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे एज़ कम्पेयर टू द पॉइंट्स ऑन IC1, ठीक है। तो लास्ट प्रॉपर्टी भी क्या है, करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट बतानी थी, कौन सी है वो, थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। अगेन आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको यहाँ से इनकरेक्ट बतानी है। फर्स्ट इज द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस ऑफ द आइटम्स टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज द लीस्ट। तो कह रहे हैं कि अगर आप अरिथमेटिक मीन से आइटम्स का डेविएशंस लेते हो और उसका फिर स्क्वायर करने के बाद सम फाइंड आउट करते हो, देन इट इज़ लीस्ट। दिस इज करेक्ट बिकॉज ये अरिथमेटिक मीन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अरिथमेटिक मीन की सभी प्रॉपर्टीज़ करनी है अच्छे से, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। सेकेंड, मीन एंड मीडियन आर पोजिशनल एवरेजेस। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज मीन जो है वो पोजिशनल एवरेज नहीं होता, वो एक मैथमेटिकल एवरेज होता है। मीडियन जो होता है वो पोजिशनल एवरेज होता है। थर्ड, इन अ परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यूज ऑफ मीन, मीडियन एंड मॉड आर इक्वल। करेक्ट। परफेक्टली सिमेट्रिकल मीन्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें मीन, मीडियन और मॉड की वैल्यू इक्वल होती है। लास्टली, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। मीन्स कह रहे हैं कि ज्योमेट्रिक मीन जो होता है वो स्क्वायर रूट होता है किसका, प्रोडक्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो यस, ये सही है स्टेटमेंट बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में ऐसा ही रिलेशन होता है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गई, करेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सी हो गई, स्टेटमेंट नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से स्टैंडर्ड टेंडेंसी के मेजर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है। ये आपको अच्छे से करना है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आपको गिवन है, आपको बताना है मोस्ट पावरफुल कौन सा है। सो देखो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो मोस्ट पावरफुल कौन सा होता है, रेशो स्केल।
क्यों? क्योंकि जो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं उनकी 4 प्रॉपर्टीज़ होती है। आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी होती है एक, सेकंड होती है ऑर्डर की प्रॉपर्टी, थर्ड होती है इंटरवल्स की प्रॉपर्टी एंड फोर्थ होती है ट्रू ज़ीरो। तो ये सारी ही प्रॉपर्टीज़ जो है रेशो स्केल फुलफिल करता है, सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो इसलिए रेशो स्केल जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एंड रिसर्च में रेशो स्केल का यूज़ करने से काफ़ी अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलते हैं। ठीक है, तो लीस्ट पावरफुल कौन सा होता है? वो नॉमिनल स्केल होता है, ये आप ध्यान रखना। नॉमिनल स्केल जो होता है लीस्ट पावरफुल होता है एंड मोस्ट पावरफुल कौन सा होता है? रेशो स्केल। फाइन, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में क्या गिवन है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, MM मॉडल, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, गॉर्डन्स मॉडल। लिस्ट 2 में गिवन है कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी, थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस, बर्ड इन हैंड अप्रोच एंड कैपिटल बजटिंग अप्रोच। तो ये सारे टॉपिक्स कहाँ पे आते हैं? बिजनेस फाइनेंस के अंदर। ठीक है, तो गाइस बिजनेस फाइनेंस में आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेपर में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म से आ सकता है, यहाँ पर आपको सिंपली मैच करना है कौन सा किसके साथ मैच करता है। पेपर में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी टेक्निक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छे से आपको सारी करनी है। तो यहाँ पर देखो क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक है, तो 1 मैचेस विद डी। देन MM मॉडल, MM मॉडल क्या होता है? थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। ठीक है, मोदिग्लानी एंड मिलर जो मॉडल देते हैं हमेशा इररेलेवेंस के ऊपर ये अपना मॉडल देते हैं। तो क्या है ये? थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। सेकंड मैचेस विद बी। थर्ड इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये क्या होती है? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। थर्ड मैचेस विद ए। एंड फोर्थ इज गॉर्डन्स मॉडल। गॉर्डन मॉडल क्या? एक डिविडेंड थ्योरी है जो किसके बारे में बात करती है? बर्ड इन हैंड अप्रोच। मींस वो कहते हैं कि शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है कि उन्हें डिविडेंड आज ही मिले, मींस फ्यूचर में ना मिले। तो ये डिविडेंड थ्योरी है एंड गॉर्डन्स मॉडल को हम बर्ड इन द हैंड अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया आपका करेक्ट मैचिंग। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फाइन, नेक्स्ट इज अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 the provision for deduction in respect of interest on loan taken for higher education is mentioned under which of the following sections। तो यहाँ पर डिडक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी टाइप से डिडक्शन पे क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग की फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है या फिर सिंपली किसी एक डिडक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो सारी डिडक्शन अच्छे से करनी है। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि किस सेक्शन के अंडर आपको मेंशन है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उस पर डिडक्शन मिलेगी। तो देखो सेक्शन 80EE ये सेक्शन बताता है कि अगर आप हाउस प्रॉपर्टी लेते हैं, मींस होम लोन लेते हैं, तो उस पर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे उस पर आपको डिडक्शन मिलेगी इस सेक्शन के अंडर। 80G बताता है कि अगर आप डोनेशंस करते हैं, सपोज प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में या फिर ऐसे किसी और फंड में डोनेट करते हैं तो वहाँ पर आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80G के अंडर। 80E बताता है कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए लोन लेते हैं तो उस पर आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा उसकी डिडक्शन आपको मिलेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? सेक्शन 80E। लास्ट क्या है? 80TB। इसमें क्या होता है कि जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, ठीक है, अगर वो अपने मनी को डिपॉजिट करते हैं इन द सेविंग्स अकाउंट तो उन पे जो उनको इंटरेस्ट की इनकम होती है उस पर उनको क्या मिलती है? डिडक्शन मिलती है। तो बेसिकली सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर प्रोविज़न है इस सेक्शन के अंडर। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट एज एन ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म वॉज प्रपोनेड बाय। तो देखो मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट का ऑब्जेक्टिव है वो किसने दिया था? तो देखो बेसिकली फर्म्स का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, राइट। बट इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो फर्म्स को ध्यान रखने चाहिए, फर्म्स को अचीव करने चाहिए, जिनमें से एक था मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट। आपको बताना ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है, इस ऑब्जेक्टिव के बारे में किसने बताया था, किसने प्रपाउंड किया था? तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल WJ Baumol, इन्होंने जो है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव दिया था, हाइपोथेसिस दिया था कि फर्म्स को सेल्स को मैक्सिमाइज करने के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। सेकेंड साइड एंड मार्च, इन्होंने दिया था कि एक सेटिस्फैक्ट्री रेट ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो इनका जो हाइपोथेसिस था वो इसके बारे में था। रॉबिन मैरिस ने दिया था हमारा मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट के रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव। एंड लास्टली OE विलियमसन ने दिया था मैनेजर्स की यूटिलिटी के ऊपर, ठीक है।
तो ये डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस थी, डिफरेंट डिफरेंट पर्सनस ने प्रपोज़ की थी। उन्होंने कहा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अलावा भी ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फर्म्स को देखने चाहिए, अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो सभी हाइपोथेसिस 4 हाइपोथेसिस हो गए, टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ऑल्टरनेटिव ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑब्जेक्टिव किसने दिया है। ठीक है, तो हमने सारे यहाँ पर देख लिए किसका ऑब्जेक्टिव किसने दिया है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रॉबिन मैरिस है जिन्होंने मैक्सिमाइजेशन ऑफ फर्म्स ग्रोथ रेट के रिगार्डिंग हाइपोथेसिस दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फाइन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट, शेयर कैपिटल इशूड बाय अ कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेंचर कैपिटल। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि वेंचर कैपिटल नहीं होती। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर कैपिटल इशू करती है उसे हम क्या कहते हैं, IPO, राइट, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर कैपिटल इशू करती है पब्लिक को। वेंचर कैपिटल क्या होती है, वेंचर कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं उनमें उनको जो फाइनेंस प्रोवाइड किए जाते हैं, मीन्स उनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप है वो अभी अभी स्टार्ट हुआ है, कोई आइडिया नहीं है कि वो कितने टाइम तक रन करेंगे, कितना उन्हें प्रॉफिट्स होगा, तो यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। तो ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में जो फाइनेंस करने के लिए कैपिटल रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेंचर कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया आर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट। नो, जो वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती, उन्हें प्रमोट कौन करता है, जो बड़े बड़े वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं, वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो वेंचर कैपिटल फंड्स को प्रमोट करते हैं। सो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, फॉल्स। नेक्स्ट, इन एडिशन टू कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो टू द असिस्टेड फर्म्स। तो मतलब जिन फर्म्स को वो कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, वो कैपिटल के साथ साथ उन्हें मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, बिकॉज क्योंकि उनका फोकस होता है कि उन्हें प्रॉफिट्स हो सके, उनका जो रिस्क है वो कम हो सके, तो उन्हें जितना हो सकता है वो मैनेजरियल और टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग द कैपिटल, राइट। लास्ट इज बेनिफिट्स फ्रॉम वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कैन बी रियलाइज्ड इन द लॉन्ग टर्म ओनली। येस, करेक्ट, बिकॉज जो वेंचर कैपिटल है रिस्की प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो रिस्की प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर एकदम से प्रॉफिट्स नहीं आते। ठीक है, प्रॉफिट्स को रियलाइज होने में टाइम लगता है, तो बेनिफिट्स जो होंगे वेंचर कैपिटल के वो लॉन्ग टर्म में ही रियलाइज होते हैं। सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट्स। फॉल्स कौन कौन सी हैं, A एंड B। A एंड B कहाँ पर, ऑप्शन 2 में, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लेस देन ऑजिव एंड मोर देन ऑजिव गिव्स द वैल्यू ऑफ हार्मोनिक मीन, मीडियन, मॉड या फिर अरिथमेटिक मीन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप लेस देन ऑजिव और मोर देन ऑजिव को ड्रॉ करते हो, उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो किसकी वैल्यू देता है। तो देखो, जो मोर देन ऑजिव एंड लेस देन ऑजिव जब आप इनको ड्रॉ करते हो तो यहाँ से जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये हमें देता है वैल्यू मीडियन की। ठीक है, अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन को हम ग्राफिकली लोकेट नहीं कर सकते, इनका हम ग्राफ के थ्रू वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीडियन की कर सकते हैं। एंड मॉड की कैसे कर सकते हैं, मॉड की हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करके। ठीक है, हम हिस्टोग्राम्स ड्रॉ करते हैं, तो जो भी हाईएस्ट हिस्टोग्राम होता है उसकी जो मिडल वैल्यू होती है वो हमें देती है मॉड की वैल्यू। ठीक है, जो इसका मिड पॉइंट होता है। तो मॉड जो होता है वो आपका हिस्टोग्राम की हेल्प से आप कैलकुलेट करते हो, एंड मीडियन जो होता है वो आप ऑजिव की हेल्प से कैलकुलेट करते हो। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या है, मीडियन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फाइन, नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। तो गाइस पेपर में आपको ऐसे प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के स्टेप्स आपको दे दिए जाएं, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना हो। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आप पढ़ो सबके सीक्वेंस, सबके स्टेप्स अच्छे से कर लेना। ठीक है, स्टेप्स को लर्न करने की इतनी खास ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज पेपर में आपको क्या होता है कि सिंपली सीक्वेंस में अरेंज करना होता है, तो स्टेप्स आपके सामने ही होते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स को बिल्कुल स्किप मत करना, एक बार ज़रूर देखना जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग स्टेप्स पूछे गए हैं, करेक्ट सीक्वेंस में आपको इनको अरेंज करना है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स बनाते हो। ठीक है, डिफरेंट सेंटर्स होते हैं, जैसे कॉस्ट सेंटर हो गया, ठीक है, प्रॉफिट सेंटर हो गया, डिफरेंट सेंटर्स बनाते हैं और हर एक सेंटर को हम एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, उस मैनेजर को उस सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वहाँ पर टारगेट सेट किए जाते हैं,
एंड फिर टारगेट सेट करने के बाद उस सेंटर की जो है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर की जाती है एंड फिर उसे कंपेयर किया जाता है टारगेट्स के साथ और देखा जाता है कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कितना वेरिएशन है दोनों में। एंड फिर बाद में जो मैनेजर्स होते हैं जिन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स असाइन किया गया था उनकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टेप्स को पढ़ लेना, मैं आपको सिंपली सीक्वेंस बता देती हूँ, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स को डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, एंड हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर असाइन करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम टारगेट सेट करेंगे हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर का। उसके बाद एक्चुअल रिजल्ट मेजर करेंगे एंड कंपेयर करेंगे टारगेट्स के साथ। उसके बाद जो वेरिएंस आएंगे उन्हें हम रिपोर्ट करेंगे टॉप मैनेजमेंट को एंड उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, करेक्टिव मेजर्स लेंगे। फाइन, सो ये है करेक्ट सीक्वेंस, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, कोई भी सीक्वेंस वाला टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना है। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में आपको गिवन है सब्सिडरीज ऑफ वर्ल्ड बैंक, लिस्ट 2 में उनके पर्पस गिवन है, आपको सब्सिडरी को उसके करेक्ट पर्पस के साथ मैच करना है। तो देखो IFC क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका पर्पस क्या है, टू लेंड लोन्स स्पेशली टू द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट सेक्टर को लोन देने का काम कौन करता है, IFC। ICSID मीन्स इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो डिस्प्यूट सेटल करने का काम है इसका। तो किसके साथ मैच करेगा ये, सेकंड मैचेस विद B, दैट इज सेटल्स इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, IDA दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका काम है डेवलपमेंट का। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है लोन्स, इंटरेस्ट फ्री लोन्स एंड ग्रांट्स टू द पुअर कंट्रीज ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके। एंड IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका काम क्या होता है, इट लेंड्स टू गवर्नमेंट ऑफ मिडिल इनकम एंड क्रेडिट फॉर द लो इनकम कंट्रीज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सो गाइज इस तरह से पेपर में आपके क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, सारे ही क्वेश्चंस हाईली प्रोबेबल हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। ज़रूर इस वीडियो को अच्छे से देख लेना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।